हेलो बच्चों। हेलो मेडिकल मेडिकल के सभी स्टूडेंट्स। मैं प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डॉक्टर मनीष कुमार आप लोगों के बीच एक बहुत ही ख़ास टॉपिक, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें प्रत्येक मेडिकल के स्टूडेंट जब मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो इन सभी टॉपिक या इन सभी टर्मिनोलॉजी को लेकर के वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये ऑलमोस्ट क्या होता है, न्यू होता है। इसलिए इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज हम एक सबसे नया टॉपिक, सबसे बेसिक टॉपिक, जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट होता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए उनकी पूरी ज़िंदगी में, जब से वो अपनी मेडिकल करियर की शुरुआत करते हैं और जब तक वो इस मेडिकल फील्ड में रहते हैं, तब तक इस पूरे टर्म का यूज उनके लाइफ में होता रहता है। तो सर्वप्रथम अगर हम आज बात करें सबसे पहले टॉपिक की, तो मैं आप लोगों के बीच एक सिंपल सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी। हमारा हेडिंग है बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का कुछ बेसिक, जिस बेसिक्स के आधार पे, बेसिकल टर्म के आधार पे हम ये समझ पाते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और एनाटॉमी से संबंधित क्या क्या ऐसी छोटी छोटी बिंदु है, छोटा छोटा पॉइंट है जिसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टर्म है एनाटॉमी का। सबसे पहले दिमाग में आता है कि एनाटॉमी होता क्या है। तो हम अपने सामान्य भाषा में अगर हम समझें कि एनाटॉमी जो होता है ये किसी भी स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है। जैसे सपोज एक कोई व्यक्ति है, अगर हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसके बॉडी का एनाटॉमिकल अध्ययन करना पड़ेगा। लाइक अगर हमारा लीवर ही है, एक लीवर एक सिंपल सा हमारा नॉर्मल सा ऑर्गन है जिसको हम लीवर कहते हैं। तो लीवर जो होता है ये सिंपली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या हेपेटोबिलियरी सिस्टम का एक सबसे प्रमुख ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रंथि भी है हमारे बॉडी का, सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे से पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज में, फैट का डाइजेशन फैटी एसिड में, प्रोटीन का डाइजेशन अमाइनो एसिड में होता है। तो इसलिए काफ़ी वाइटल ऑर्गन है। तो मैं अगर एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि लीवर, अगर हमें लीवर के बारे में जानना है तो एनाटॉमी क्यों जानना जरूरी है। अगर हमें कोई पूछेगा कि व्हाट इज लीवर, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। सिंपली हम जानते आ रहे हैं। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, हम भी ये जानते हैं। बाइल का फॉर्मेशन करता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हमें एनाटॉमिकली ये समझाना हो कि लीवर का साइज क्या होता है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, तो इसके लिए हमें एनाटॉमी की जरूरत पड़ती है। मीन्स एनाटॉमी हमें ये आइडिया देता है कि कोई ऑर्गन किस तरह से, कहाँ पे, किस पोजीशन पे, कितने साइज में, कहाँ पे अवस्थित होता है। तो अगर हम सिंपली लीवर की बात करें तो लीवर हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अवस्थित होता है, मीन्स सिचुएटेड होता है। और क्या होता है, लीवर के अंदर जो होता है, हमारे लीवर के अंदर कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर हम साइज की बात करें, सोनोग्राफिकली अगर इसके साइज की बात करें तो ये 14 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसका अगर शेप का बात करें तो बेज शेप का होता है। तो ये सारी जानकारी कि कहाँ अवस्थित है, इसका सिचुएशन क्या है, ये कितने साइज का होता है, और इसके साथ साथ इसका शेप क्या होता है, और इसके अंदर क्या क्या, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, कंपोजिशन क्या क्या होता है, और इसके अलावा इसका रिलेशन किसके साथ क्या है। जब इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीप अध्ययन करते हैं
तो वो हम किस में करते हैं? एनाटॉमी के अंदर करते हैं। सो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। मीन्स साइंस की वो शाखा जिसके अंदर हम किसी स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन। और स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है? तो उनका साइज आ जाता है। एनाटॉमी में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? उसका साइज कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, और उसके साथ साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होता है। रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गन्स। तो इसी चीज का अध्ययन किस में किया जाता है? एनाटॉमी के अंदर। मीन्स एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। चाहे वो स्ट्रक्चर का साइज हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का शेप हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप हो दूसरे ऑर्गन के साथ, इन सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो किस में करते हैं? एनाटॉमी के अंदर करते हैं। मीन्स अगर हम इसको सामान्य भाषा में अगर लिख दें, सो इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। और ये अगर इसको और प्रिसाइजली लिखें तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमी में स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अध्ययन के लिए, एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर के अध्ययन के लिए हमें करना क्या पड़ता है? ऐसा तो नहीं है कि हमें अगर लीवर के साइज के बारे में, शेप के बारे में बताया जाए, जब हम लीवर के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि लीवर जो होता है दायां साइड में होता है। ये तो एनाटॉमिकली क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये तो नॉर्मल लोग भी बता देंगे, अगर किसी व्यक्ति को पता होगा कि लीवर किधर होता है तो राइट साइड में होता है। लेकिन हम अगर अपने एनाटॉमिकल भाषा में कहें तो क्या होगा? लीवर इज सिचुएटेड ऑन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इट्स शेप इज व्हाट? वेज शेप्ड। It is wedge-shaped organ and what? And its size is almost 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में होती है इसका साइज। और अगर इसका रिलेशनशिप देखें, सो इट्स रिलेशनशिप विथ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक जीबी, पैनक्रियाज। अगर हम देखें तो क्या होता है कि लीवर के अंदर एक फोसा फॉर गॉल ब्लैडर होता है, जिसके अंदर क्या होता है? लीवर के अंदर ही वो क्या होता है? जीबी अटैच्ड रहता है। और उसके बाद जो है सो कॉमन बाइल डक्ट जो होती है लीवर के अंदर से निकलती है, या फिर जीबी के जो है सो रास्ते से निकल करके कहाँ जाती है? एम्पुला बेटर के पास, जहाँ पे कौन खोलता है? पैनक्रियाज खोलता है। तो इसका पूरा रिलेशनशिप अगर हमें समझना है तो वो हम किस में समझेंगे? एनाटॉमी में समझेंगे। कॉम्पोजिशन के बारे में कोई पूछ दिया तो उसके अंदर क्या क्या होती है? हेपेटोसाइट सेल्स होती है। हेपेटोसाइट सेल्स का काम क्या है? बाइल का फॉर्मेशन करना। और उसका और भी काम है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, सारे प्रोसेस को क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो ये बेसिक आइडिया जो है हमें किसके अंदर हमें देखने को मिलती है? एनाटॉमी के अंदर देखने को मिलती है कि हम किसी भी चीज़ का जब स्ट्रक्चरल अध्ययन करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का हम जब अध्ययन करते हैं, किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, तो सिंपली क्या होता है? एनाटॉमी के अंदर। तो एनाटॉमी के अध्ययन के लिए एक प्रोसेस किया जाता है। जब कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में आता है सर्वप्रथम, तो उस बच्चे को सबसे सर्वप्रथम क्या किया जाता है? उनको प्रैक्टिस के लिए डिसेक्शन हॉल में क्या दिया जाता है? कैडेवर दिया जाता है, डेड बॉडी दी जाती है। डेड बॉडी क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि आप डेड बॉडी को जाके देखो, या फिर इसलिए दी जाती है कि आप जा करके एनाटॉमिकल चीज़ों को कोरिलेट कर पाओ, उसको जो है सो जा करके आप फिजिकली जा करके देख पाओ, उसकी रिलेशनशिप को फिजिकली देख पाओ, लीवर बेस शेप का है कि नहीं है,
तो जनरली ये कहने का मतलब ये हुआ कि डिसेक्शन हॉल में क्या किया जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए उनको ब्रीफ आइडिया देने के लिए उनको भेजा जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस बॉडी का डिसेक्शन किया जाता है। तो एक टर्म आता है व्हाट इज डिसेक्शन, कई बार भाइवा में लोग पूछ देते हैं। तो डिसेक्शन इज द प्रोसेस विच हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ एनी ऑर्गन, विच हेल्प्स in the study of or deep study of or internal study of any organ or any internal organ। ओके, मतलब किसी भी अंदरूनी ऑर्गन के बारे में जब हमें डीप स्टडी करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कटिंग करके, डायसेक्ट करके हम क्या करते हैं, उसके अंदर जा करके उसके अंदर जा करके देख पाते हैं या समझ पाते हैं कि ये ऑर्गन इस तरह से सिचुएटेड है, यहाँ सिचुएटेड है और इस तरह से ये जैसे दिखता है। अगर लीवर की के अलावा अगर किडनी की बात करें, अगर किडनी की बात करें तो किडनी कहाँ होता है, हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं, हमें तो केवल ये आइडिया होता है कि किडनी दो होता है, लेफ्ट एंड राइट किडनी, बट वी डोंट नो कि वेयर किडनी इज सिचुएटेड। तो एनाटॉमी के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गन कहाँ पे अवस्थित है, उसका क्या साइज है और किस तरह से वो वर्क कर रहा है। तो जब किसी भी ऑर्गन का जब स्ट्रक्चरल अध्ययन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिसेक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। क्योंकि एनाटॉमी टर्म दो ही टर्म से मिलकर बना है। एक होता है एना का मतलब होता है सरफेस, कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन का सरफेस ही तो कट करते हैं, है ना। अगर हमें जीवी को देखना है तो जीवी के सरफेस को कट करते हैं, जीवी के अंदर हम जाके देख पाते हैं। अगर हमें लीवर को देखना है तो लीवर के सरफेस को कट करेंगे तब तो जीवी को देख पाएंगे। अगर हमें किडनी का, अगर हमें मेडुला देखना है तो किडनी को डिसेक्ट करेंगे तब तो देख पाएंगे, बाहर से तो नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं। तो किसी भी ऑर्गन का जब हम क्या करते हैं, बाय कटिंग प्रोसेस, टॉमी का मतलब क्या होता है, कटिंग, एना का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, सरफेस, किसी भी सरफेस को, किसी भी स्ट्रक्चर को बाय कटिंग जब अध्ययन करते हैं उसी को एनाटॉमी कहते हैं। तो सिंपली आप जान लीजिए कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फिजियोलॉजी। मैंने बोर्ड पे मैंने लिखा है व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के सबसे पहले हमने फिजियोलॉजी लिखा है। फिजियोलॉजी सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है, फिजियो का मतलब फंक्शन एंड लॉजी का मतलब स्टडी। मीन्स किसी भी ऑर्गन के जब फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि लीवर क्या करता है, किडनी क्या करता है, जीवी क्या करता है, सीबीडी का काम क्या है, स्प्लीन का काम क्या है, स्टमक का काम क्या है, पेनक्रियाज का काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, इंटेस्टाइन का काम क्या है ना। तो जब इन सभी चीज़ों के कार्य के बारे में, उनके काम के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम किस में करेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर। मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शन, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में स्टडी ऑफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट, फंक्शन, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन। मीन्स किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में, किसी भी ऑर्गन के किसके फंक्शन के बारे में, ऑर्गन के जब फंक्शन के बारे में, ऑर्गन के जब फंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं तो किस में करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। कि हम जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तो हमें फिजियोलॉजी में बताया जाता था कि लीवर के अंदर जो होता है ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, फैट का जो ब्रेकडाउन फैटी एसिड में आगे चल करके वो जो है सो ग्लिसरॉल और डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेकडाउन होता है। उस तरह से हम जानते थे प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड में होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज के फॉर्म में होता है। तो सिंपली ये इस पूरे प्रोसेस को करने में कौन हेल्प कर रहा था, लीवर कर रहा था। हम ये भी जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया को मेंटेन करने के लिए पेनक्रियाज दिया गया था, जहाँ पे पेनक्रियाज का काम आइसोलेट्स ऑफ लिंगरहैंस से इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा था अल्फा बीटा सेल्स के द्वारा,
और वो इंसुलिन क्या कर रहा था, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। हम किडनी के बारे में जानते थे कि इट हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। हम ये भी जान चुके हैं कि जीवी का काम जो होता है स्टोरेज ऑफ बाइल होता है। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वह जो है सो जीवी ही बाइल का फॉर्मेशन करता है। ऐसा नहीं है, जीवी के अंदर सिर्फ बाइल का स्टोरेज होता है। हमारे लिवर के अंदर जो एक हेपेटोसाइट सेल्स होती है उसी के द्वारा बाइल बनता है और वो बाइल सिक्रीट होकर के कहाँ जमा हो जाती है, गॉल ब्लैडर के अंदर जमा हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे हम सभी को क्या पता है, बेसिक आइडिया लग चुका है, बेसिक आइडिया मिल चुका है। तो फिजियोलॉजी के अंदर सिर्फ फिजियोलॉजिकल चीज़ों को अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी के बाद एक अगला टर्म आता है, इट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकली किसी चीज़ को देखना। अगर हम ही को देखा जाए, हम ही को अगर पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो अच्छा मॉर्फोलॉजी का जानकार हो, तो वो हमारा अगर मॉर्फोलॉजिकल अध्ययन करेगा तो क्या कहेगा, इस व्यक्ति के एक नोज है, 2 ईयर्स है, 2 आईज है, माउथ है, फिंगर्स है, हैंड्स हैं, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, ये सिर्फ ये चीज़ कहेगा ना, यही चीज़ कहेगा ना फिजिकली देख करके। ऐसा तो नहीं कह देगा ना कि इस व्यक्ति का जो है, सपोज मान लो कि मेरा लिवर राइट के बदले लेफ्ट में है, तो ऐसा तो वो फिजिकली नहीं कह देगा ना कि उसका लिवर राइट के बदले लेफ्ट में है। उसके लिए तो हमें एनाटॉमी का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। तो साइंस, मेडिकल साइंस में अलग अलग चीज़ों के अध्ययन के लिए एक अलग अलग टर्म दिया गया है। एनाटॉमी के अध्ययन के लिए स्ट्रक्चर के अध्ययन के लिए एनाटॉमी दिया गया, फंक्शन के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजी दिया गया, और फिजिकल चीजों के अध्ययन के लिए किसको दिया गया, मॉर्फोलॉजी को दिया गया। ठीक है, तो ये सारे बेसिक टर्म हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। अब हम इसी वीडियो के अगले पार्ट में ये देखेंगे कि बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स होती क्या हैं, क्या क्या टर्म्स यूज की जाती हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, हेलो मेडिकल के सभी स्टूडेंट्स। मैं प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डॉक्टर मनीष कुमार आप लोगों के बीच एक बहुत ही खास टॉपिक, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें प्रत्येक मेडिकल के स्टूडेंट जब मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो इन सभी टॉपिक या इन सभी टर्मिनोलॉजी को लेकर के वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये ऑलमोस्ट क्या होता है, न्यू होता है। इसलिए इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज हम एक सबसे नया टॉपिक, सबसे बेसिक टॉपिक, जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट होता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए उनकी पूरी ज़िंदगी में, जब से वो अपनी मेडिकल करियर की शुरुआत करते हैं और जब तक वो इस मेडिकल फील्ड में रहते हैं, तब तक इस पूरे टर्म का यूज उनके लाइफ में होता रहता है। तो सर्वप्रथम अगर हम आज बात करें सबसे पहले टॉपिक की, तो मैं आप लोगों के बीच एक सिंपल सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी। हमारा हेडिंग है बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का कुछ बेसिक, जिस बेसिक्स के आधार पे, बेसिकल टर्म के आधार पे हम ये समझ पाते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और एनाटॉमी से संबंधित क्या क्या ऐसी छोटी छोटी बिंदु है, छोटा छोटा पॉइंट है जिसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टर्म है एनाटॉमी का। सबसे पहले दिमाग में आता है कि एनाटॉमी होता क्या है। तो हम अपने सामान्य भाषा में अगर हम समझें कि एनाटॉमी जो होता है ये किसी भी स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है। जैसे सपोज एक कोई व्यक्ति है, अगर हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसके
बॉडी का एनाटॉमिकल अध्ययन करना पड़ेगा। लाइक अगर हमारा लीवर ही है, एक लीवर एक सिंपल सा हमारा नॉर्मल सा ऑर्गन है जिसको हम लीवर कहते हैं, तो लीवर जो होता है ये सिंपली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या हेपेटोबिलियरी सिस्टम का एक सबसे प्रमुख ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रंथि भी है हमारे बॉडी का, सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, विभिन्न प्रकार के छोटे से पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज में, फैट का डाइजेशन फैटी एसिड में, प्रोटीन का डाइजेशन अमाइनो एसिड में होता है। तो इसलिए काफ़ी वाइटल ऑर्गन है। तो मैं अगर एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि लीवर, अगर हमें लीवर के बारे में जानना है तो एनाटॉमी क्यों जानना जरूरी है। अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज लीवर, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। सिंपली हम जानते आ रहे हैं। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, हम भी ये जानते हैं। बाइल का फॉर्मेशन करता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हमें एनाटॉमिकली ये समझाना हो कि लीवर का साइज क्या होता है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, तो इसके लिए हमें एनाटॉमी की जरूरत पड़ती है। मीन्स एनाटॉमी हमें ये आइडिया देता है कि कोई ऑर्गन किस तरह से, कहाँ पे, किस पोजीशन पे, कितने साइज में, कहाँ पे अवस्थित होता है। तो अगर हम सिंपली लीवर की बात करें तो लीवर हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अवस्थित होता है, मीन्स सिचुएटेड होता है। और क्या होता है, लीवर के अंदर जो होता है, हमारे लीवर के अंदर कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर हम साइज की बात करें, सोनोग्राफिकली अगर इसके साइज की बात करें तो ये 14 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसका अगर शेप का बात करें तो बेज शेप का होता है। तो ये सारी जानकारी कि कहाँ अवस्थित है, इसका सिचुएशन क्या है, ये कितने साइज का होता है, और इसके साथ साथ इसका शेप क्या होता है, और इसके अंदर क्या क्या कौन सी सेल्स पाई जाती है, कंपोजिशन क्या क्या होता है, और इसके अलावा इसका रिलेशन किसके साथ क्या है। जब इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीप अध्ययन करते हैं तो वो हम किस में करते हैं, एनाटॉमी के अंदर करते हैं। सो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। मीन्स साइंस की वो शाखा जिसके अंदर हम किसी स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन। और स्ट्रक्चर में क्या क्या जाता है, तो उनका साइज आ जाता है। एनाटॉमी में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, उसका साइज कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका कंपोजिशन कैसा होता है, और उसके साथ साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होता है। रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गन्स। तो इसी चीज का अध्ययन किस में किया जाता है, एनाटॉमी के अंदर। मीन्स एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। चाहे वो स्ट्रक्चर का साइज हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का शेप हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप हो दूसरे ऑर्गन के साथ। इन सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो किस में करते हैं, एनाटॉमी के अंदर करते हैं। मीन्स अगर हम इसको सामान्य भाषा में अगर लिख दें, सो इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। और ये अगर इसको और प्रिसाइजली लिखें तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमी में स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अध्ययन के लिए, एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर के अध्ययन के लिए हमें करना क्या पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें अगर लीवर के साइज के बारे में, शेप के बारे में बताया जाए, जब हम लीवर के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि लीवर जो होता है दायां साइड में होता है। ये तो एनाटॉमिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
ये तो नॉर्मल लोग भी बता देंगे, अगर किसी व्यक्ति को पता होगा कि लीवर किधर होता है तो राइट साइड में होता है। लेकिन हम अगर अपने एनाटॉमिकल भाषा में कहें तो क्या होगा, लीवर इज सिचुएटेड ऑन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इट्स शेप इज व्हाट, वेज शेप्ड, इट इज वेज शेप्ड ऑर्गन एंड व्हाट, एंड इट्स साइज इज ऑलमोस्ट 14 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में होती है इसका साइज। और अगर इसका रिलेशनशिप देखें सो इट्स रिलेशनशिप विथ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक जीवी, पैनक्रियाज। अगर हम देखें तो क्या होता है कि लीवर के अंदर एक फोसा फॉर गॉल ब्लैडर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर ही वो क्या होता है, जीवी अटैच्ड रहता है। और उसके बाद जो है सो कॉमन बाइल डक्ट जो होती है लीवर के अंदर से निकलती है, या फिर जीवी के जो है सो रास्ते से निकल करके कहाँ जाती है, एम्पुला बेटर के पास, जहाँ पे कौन खोलता है, पैनक्रियाज खोलता है। तो इसका पूरा रिलेशनशिप अगर हमें समझना है तो वो हम किस में करेक्ट समझेंगे, एनाटॉमी में समझेंगे। कंपोजिशन के बारे में कोई पूछ दिया तो उसके अंदर क्या क्या होती है, हेपेटोसाइट सेल्स होती है। हेपेटोसाइट सेल्स का काम क्या है, बाइल का फॉर्मेशन करना। और उसका और भी काम है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, सारे प्रोसेस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये बेसिक आइडिया जो है हमें किसके अंदर हमें देखने को मिलती है, एनाटॉमी के अंदर देखने को मिलती है। कि हम किसी भी चीज़ का जब स्ट्रक्चरल अध्ययन करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का हम जब अध्ययन करते हैं, किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, तो सिंपली क्या होता है, एनाटॉमी के अंदर। तो एनाटॉमी के अध्ययन के लिए एक प्रोसेस किया जाता है। जब कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में आता है सर्वप्रथम, तो उस बच्चे को सबसे सर्वप्रथम क्या किया जाता है, उनको प्रैक्टिस के लिए डिसेक्शन हॉल में क्या दिया जाता है, कैडेवर दिया जाता है, डेड बॉडी दी जाती है। डेड बॉडी क्यों दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि आप डेड बॉडी को जाके देखो, या फिर इसलिए दी जाती है कि आप जा करके एनाटॉमिकल चीज़ों को कोरिलेट कर पाओ, उसको जो है सो जा करके आप फिजिकली जा करके देख पाओ, उसकी रिलेशनशिप को फिजिकली देख पाओ, लीवर बेस शेप का है कि नहीं है। तो जनरली ये कहने का मतलब ये हुआ कि डिसेक्शन हॉल में क्या किया जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए उनको ब्रीफ आइडिया देने के लिए उनको भेजा जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस बॉडी का डिसेक्शन किया जाता है। तो एक टर्म आता है, व्हाट इज डिसेक्शन। कई बार भाइवा में लोग पूछ देते हैं। तो डिसेक्शन इज द प्रोसेस विच हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ एनी ऑर्गन, विच हेल्प्स in the study of or deep study of or internal study of any organ or any internal organ। ओके, मतलब किसी भी अंदरूनी ऑर्गन के बारे में जब हमें डीप स्टडी करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कटिंग करके, डायसेक्ट करके हम क्या करते हैं, उसके अंदर जा करके उसके अंदर जा करके देख पाते हैं या समझ पाते हैं कि ये ऑर्गन इस तरह से सिचुएटेड है, यहाँ सिचुएटेड है और इस तरह से ये जैसे दिखता है। अगर लीवर के अलावा अगर किडनी की बात करें तो किडनी कहाँ होता है, हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं, हमें तो केवल ये आइडिया होता है कि किडनी दो होता है, लेफ्ट एंड राइट किडनी, बट वी डोंट नो कि वेयर किडनी सिचुएटेड। तो एनाटॉमी के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गन कहाँ पे अवस्थित है, उसका क्या साइज है और किस तरह से वो वर्क कर रहा है। तो जब किसी ऑर्गन का जब स्ट्रक्चरल अध्ययन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिसेक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग, इज कॉल्ड एनाटॉमी। क्योंकि एनाटॉमी टर्म दो ही टर्म से मिलकर बना है। एक होता है एना का मतलब होता है सरफेस, कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन का सरफेस ही तो कट करते हैं, है ना। अगर हमें जीवी को देखना है तो जीवी के सरफेस को कट करते हैं, जीवी के अंदर हम जाके देख पाते हैं। अगर हमें लीवर को देखना है तो लीवर के सरफेस को कट करेंगे तब तो जीवी को देख पाएंगे। अगर हमें किडनी का अगर हमें मेडुला देखना है तो किडनी को डिसेक्ट करेंगे तब तो देख पाएंगे, बाहर से तो नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं। तो किसी भी ऑर्गन का जब हम क्या करते हैं, बाय कटिंग प्रोसेस, टॉमी का मतलब क्या होता है, कटिंग, एना का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, सरफेस। किसी भी सरफेस को, किसी भी स्ट्रक्चर को बाय कटिंग जब अध्ययन करते हैं उसी को एनाटॉमी कहते हैं। तो सिंपली आप जान लीजिए कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर।
किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फिजियोलॉजी। मैंने बोर्ड पे मैंने लिखा है व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के सबसे पहले हमने फिजियोलॉजी लिखा है। फिजियोलॉजी सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है, फिजियो का मतलब फंक्शन एंड लॉजी का मतलब स्टडी। मीन्स किसी भी ऑर्गन के जब फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि लीवर क्या करता है, किडनी क्या करता है, जीवी क्या करता है, सीबीडी का काम क्या है, स्प्लीन का काम क्या है, स्टमक का काम क्या है, पेनक्रियाज का काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, इंटेस्टाइन का काम क्या है ना। तो जब इन सभी चीज़ों के कार्य के बारे में, उनके काम के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम किस में करेंगे? फिजियोलॉजी के अंदर। मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शन, इट इज स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट? फंक्शन। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन। मीन्स किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में, किसी भी ऑर्गन के किसके फंक्शन के बारे में, ऑर्गन के जब फंक्शन के बारे में, ऑर्गन के जब फंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं तो किस में करते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। कि हम जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तो हमें फिजियोलॉजी में बताया जाता था कि लीवर के अंदर जो होता है ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, फैट का जो ब्रेकडाउन फैटी एसिड में आगे चल करके वो जो है सो ग्लिसरॉल और डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेकडाउन होता है। उस तरह से हम जानते थे प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड में होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज के फॉर्म में होता है। तो सिंपली ये इस पूरे प्रोसेस को करने में कौन हेल्प कर रहा था? लीवर कर रहा था। हम ये भी जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया को मेंटेन करने के लिए पेनक्रियाज दिया गया था, जहाँ पे पेनक्रियाज का काम आइसोलेट्स ऑफ लिंगरहैंस से इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा था अल्फा बीटा सेल्स के द्वारा, और वो इंसुलिन क्या कर रहा था? हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा था? मेंटेन कर रहा था। हम किडनी के बारे में जानते थे कि इट हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। हम ये भी जान चुके हैं कि जीवी का काम जो होता है स्टोरेज ऑफ बाइल होता है। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वह जो है सो जीवी ही बाइल का फॉर्मेशन करता है। ऐसा नहीं है, जीवी के अंदर सिर्फ बाइल का स्टोरेज होता है। हमारे लिवर के अंदर जो एक हेपेटोसाइट सेल्स होती है उसी के द्वारा बाइल बनता है, और वो बाइल सिक्रीट होकर के कहाँ जमा हो जाती है? गॉल ब्लैडर के अंदर जमा हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम सभी को क्या पता है? बेसिक आइडिया लग चुका है, बेसिक आइडिया मिल चुका है। तो फिजियोलॉजी के अंदर सिर्फ फिजियोलॉजिकल चीज़ों को अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी के बाद एक अगला टर्म आता है, इट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकली किसी चीज़ को देखना। अगर हम ही को देखा जाए, हम ही को अगर पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो अच्छा मॉर्फोलॉजी का जानकार हो, तो वो हमारा अगर मॉर्फोलॉजिकल अध्ययन करेगा तो क्या कहेगा? इस व्यक्ति के एक नोज है, 2 ईयर्स है, 2 आईज है, माउथ है, फिंगर्स है, हैंड्स हैं, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, ये सिर्फ ये चीज़ कहेगा ना, यही चीज़ कहेगा ना फिजिकली देख करके। ऐसा तो नहीं कह देगा ना कि इस व्यक्ति का जो है, सपोज मान लो कि मेरा लीवर राइट के बदले लेफ्ट में है, तो ऐसा तो वो फिजिकली नहीं कह देगा ना कि उसका लीवर राइट के बदले लेफ्ट में है। उसके लिए तो हमें एनाटॉमी का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। तो साइंस, मेडिकल साइंस में अलग अलग चीज़ों के अध्ययन के लिए एक अलग अलग टर्म दिया गया है। एनाटॉमी के अध्ययन के लिए स्ट्रक्चर के अध्ययन के लिए एनाटॉमी दिया गया, फंक्शन के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजी दिया गया, और फिजिकल चीज़ों के अध्ययन के लिए किसको दिया गया? मॉर्फोलॉजी को दिया गया। ठीक है, तो ये सारे बेसिक टर्म हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। अब हम इसी वीडियो के अगले पार्ट में ये देखेंगे कि बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स होती क्या हैं, क्या क्या टर्म्स यूज की जाती हैं, और उसका मीनिंग क्या होता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। Hello everyone,
माई सेल्फ डॉक्टर मनीष कुमार। मैंने पिछले टॉपिक में एनाटॉमी के एक नॉर्मल डेफिनेशन, फिजियोलॉजी की नॉर्मल डेफिनेशन और मॉर्फोलॉजी की नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में चर्चा की है। अभी के क्लास में हम फिर से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। क्योंकि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के लिए बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत हमें इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जब हम मेडिकल करियर की शुरुआत करते हैं, जब हम मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों के लिए ये सभी टर्म्स जो होती है एक सबसे न्यू होती है, कि ये टर्म जो होती है बच्चों के लिए बिल्कुल न्यूली होती है। इन चीज़ को समझना अत्यधिक ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये टर्म्स जो हैं ये बच्चों के लिए बिल्कुल अनभिज्ञ सा होता है, एक नया सा होता है। तो आज के नए इस टॉपिक में हम बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में एनाटॉमिकल डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि एनाटॉमिकल डायरेक्शन क्या है। एनाटॉमिकल डायरेक्शन का सिंपल साधारण मीनिंग ये है कि एनाटॉमिस्ट ने जब एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई की, अध्ययन किया, उनके बारे में लिखना शुरू किया, तो उन्होंने किसी भी ऑर्गन के रिलेशन में या कोई भी ऑर्गन या कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वह हमारे किसी अदर बॉडी पार्ट से किस डायरेक्शन में है, इस चीज़ को डिनोट करने के लिए इन्होंने एनाटॉमिकल टर्म का यूज़ किया, एनाटॉमिकल डायरेक्शन का यूज़ किया। तो एनाटॉमिकल डायरेक्शन का यूज़ करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि एक बेसिक अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें, बेसिक सामान्य पर्सन के अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो एक सामान्य पर्सन क्या होता है कि एनाटॉमिकल अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो व्यक्ति या एक सामान्य पर्सन क्या करता है कि डायरेक्शन के तौर पे लेफ्ट राइट, अप डाउन, इसके बाद जो है सो आगे पीछे, फ्रंट बैक टर्म का यूज करते हैं। लेकिन एनाटॉमी में फ्रंट बैक के लिए, लेफ्ट राइट के लिए, अब ऊपर नीचे के लिए, सब के लिए टर्म दिया गया। तो सबसे पहले अगर एनाटॉमिकल डायरेक्शन की बात करें तो एनाटॉमिकल डायरेक्शन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि एक बॉडी का डायरेक्शन किसी अन्य बॉडी के डायरेक्शन में किस तरफ है, किस दिशा में है, ये जानने के लिए ही एनाटॉमिकल डायरेक्शन का उपयोग किया गया। एनाटॉमिस्ट लोगों के द्वारा ये टर्म्स दी गई। तो इसमें एनाटॉमिकल डायरेक्शन में सबसे पहला डायरेक्शन अगर हम बात करें तो सबसे पहला डायरेक्शन जो होता है एनाटॉमिकल डायरेक्शन में, फर्स्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटीरियर। एंटीरियर डायरेक्शन का उपयोग हम कब करते हैं? जब किसी बॉडी पार्ट का डायरेक्शन हमें सामने बताने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी ह्यूमन बॉडी है, उस बॉडी का जब कोई पार्ट फ्रंट में होता है तो उसके लिए हम एंटीरियर डायरेक्शन टर्म का यूज करते हैं। तो इस एंटीरियर का सामान्य मीनिंग क्या दिया गया? फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब किसी बॉडी की रिस्पेक्ट में वो उस बॉडी का जो फ्रंट पोर्शन है वो क्या कहलाता है? एंटीरियर कहलाता है। जैसे कि हमारा चेस्ट है, चेस्ट का एंटीरियर डायरेक्शन क्या होगा? ये सामने होगा। चेस्ट का एंटीरियर क्या होगा? ये क्या होगा? चेस्ट का एंटीरियर डायरेक्शन ये होगा। और चेस्ट का अगर हम बात करें पीछे का डायरेक्शन तो क्या होगा? स्पाइन होगा। तो एंटीरियर डायरेक्शन में अगर स्टर्नम की अगर हम बात करें, सिंपली अगर स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम जो है वो हमारे लंग्स के एंटीरियर डायरेक्शन में है। हमारा नोज जो है हमारे ऑक्सीपिटल लोब्स के एंटीरियर डायरेक्शन में है। हमारा एब्डोमेन जो है हमारे बैक के एंटीरियर डायरेक्शन में है। तो कोई भी चीज जो फ्रंट में है उसके लिए टर्म दिया गया एंटीरियर टर्म। दूसरा टर्म जो होता है, दूसरा टर्म दिया गया पोस्टीरियर। पोस्टीरियर एंटीरियर का जस्ट अपोजिट होता है। जब हम किसी भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट को, जब कोई ऑर्गन या बॉडी पार्ट जो है
हमारे बैक में होता है, पीछे में होता है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पोस्टीरियर। सो पोस्टीरियर इज बैक ऑफ द बॉडी। इसी के साथ साथ एक और टर्म एंटीरियर पोस्टीरियर के लिए यूज की जाती है, वेंट्रल और डॉर्सल। तो वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट, एंटीरियर कहो या वेंट्रल कहो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? फ्रंट, यानी फ्रंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंटीरियर और वेंट्रल, एंड बैक ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोस्टीरियर और डॉर्सल। तो दो टर्म एक साथ यूज कर सकते हैं हम। अगर हमें किसी चीज को किसी बॉडी पार्ट को फ्रंट दर्शाना है, सामने दर्शाना है, सामने बताना है, डायरेक्शन को सामने बताना है, तो हम उसके लिए एंटीरियर या वेंट्रल टर्म का यूज करेंगे। और जब किसी बॉडी पार्ट जो बैक में है, तो किसी बॉडी पार्ट के रिलेशन में है, वो अगर बैक में है, तो उसके लिए हम पोस्टीरियर या डोर्सल टर्म का यूज करते हैं। और पोस्टीरियर और डोर्सल दोनों ही टर्म का मीनिंग क्या होता है? बैक ऑफ द बॉडी। यानी इसका भी मीनिंग क्या होता है? बैक ऑफ द बॉडी, और इसका भी मीनिंग क्या होता है? बैक ऑफ द बॉडी। इसका भी मीनिंग क्या होता है? फ्रंट ऑफ द बॉडी। इसका भी मीनिंग क्या होता है? फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो दोनों टर्म जो है सो साइमल्टेनियसली क्या होती है, इसको यूज करते हैं हम फ्रंट और बैक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो नेक्स्ट टर्म जो होता है वो होता है सुपीरियर, और एक और टर्म होता है इन्फीरियर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सुपीरियर मतलब अब ऊपर, और इन मतलब नीचे अंदर। यानी कि जब कोई किसी भी बॉडी पार्ट का डायरेक्शन हमें ऊपर की ओर बताना होता है, तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? सुपीरियर। मतलब अप के लिए हम सुपीरियर यूज करते हैं, और डाउन के लिए हम क्या करते हैं? इंफीरियर टर्म का यूज करते हैं। सुपीरियर का यूज कब करते हैं? अप। जैसे कि आप 12th के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा को सिंपली अगर हम एक सिंपल सा एक हार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, तो हमारा हार्ट मान लीजिए हमारा हार्ट है जिसमें ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए बॉडी में जो एक सिस्टम दी गई उसी को हम वेना कावा कहते हैं। वेना कावा हमारे बॉडी का सबसे बड़ा वेन होता है, जो हमारे बॉडी के ऊपरी और निचले हिस्से को क्या करता है? ब्लड को कैरी करने का काम करता है। तो सपोज मान लीजिए कि ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा है, SVC है, और ये क्या है? IVC है। तो IVC क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निचले बॉडी पार्ट से उठा करके कहां ला रहा है? राइट एट्रियम में ला रहा है। और सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा है? हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा करके राइट एट्रियम तक ला रहा है। तो सिंपली ये समझिए कि जब किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में हमें अगर किसी भी बॉडी को अप बताना हो तो उसके लिए सुपीरियर का यूज करते हैं, और डाउन बताना हो तो इंफीरियर का यूज करते हैं। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि हमारा ब्रेन है, ये हमारे फेशियल बोन के, ये हमारे फेस के क्या है? सुपीरियर हिस्से में है। और हमारा जो फेस है ये हमारे स्कल के किस हिस्से में है? इंफीरियर हिस्से में है, मतलब नीचे के हिस्से में है। उसी तरह से हमारा जो ये पूरा स्कल है हमारे एब्डोमेन और थोरैक्स के सुपीरियर पार्ट में है, और हमारा ये एब्डोमेन और थोरैक्स जो है इस स्कल के इंफीरियर पार्ट में है। तो अप के लिए सुपीरियर और डाउन के लिए इंफीरियर टर्म का यूज करते हैं। तो ये बेसिक 4 टर्म्स हमने अभी डिस्कस करी है। इसके अलावा और भी टर्म्स हैं।
इसके अलावा डायरेक्शनल टर्म में हमने 4 के बाद 5वां टर्म हमें देखना है, वो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल टर्म का यूज कब करते हैं और डिस्टल टर्म का यूज कब करते हैं? तो प्रॉक्सिमल टर्म का यूज तब करते हैं जब कोई भी स्ट्रक्चर किसी अटैचमेंट से नजदीक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कहते हैं। और जब कोई स्ट्रक्चर किसी अटैचमेंट से दूर हो, जैसे कि हमारा हाथ, तो हमारा जो ये ह्यूमरस बोन है हमारे इस शोल्डर जॉइंट के किस में है? प्रॉक्सिमल में है, जबकि हमारा हैंड जो है इस शोल्डर जॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है? डिस्टल है। तो प्रॉक्सिमल का यूज कब करते हैं? जब नियर टू द अटैचमेंट होता है। प्रॉक्सिमल का यूज कब करते हैं? व्हेन ए बॉडी पार्ट इज नियर टू द अटैचमेंट, नियर टू द अटैचमेंट होता है, तो उसके लिए हम प्रॉक्सिमल टर्म यूज करते हैं। जबकि फार फ्रॉम द अटैचमेंट, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? डिस्टल टर्म का यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर 2 बीन शेप्ड किडनी होती है। सपोज मान लीजिए कि हमारा ये किडनी है बीन शेप्ड, और इस किडनी का ये पेल्विक रेटिक जंक्शन है, पीयूजे है, ये कैलिक्स है, ये क्या है? मेडुला है, ये क्या है? रीनल पेल्विस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये यूरेटर है, ये किडनी का जो यूरेटर है, ये इस यूरेटर के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो किडनी के बिल्कुल नजदीक है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल यूरेटर कहते हैं। और एक यूरेटर का पार्ट जो किडनी से दूर जा रहा है और ब्लैडर में मिल रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिस्टल कहते हैं। तो यूरेटर जो है इस किडनी से यहां पे जुड़ा हुआ है, पेल्विक रेटिक जंक्शन पीयूजे पे जुड़ा हुआ है। तो पीयूजे पे ये जो पीयूजे पे जो यूरेटर जुड़ा हुआ है, जो पीयूजे के नजदीक है, वो प्रॉक्सिमल यूरेटर कहलाता है, और पीयूजे से जो दूर है वो हमारा डिस्टल यूरेटर कहलाता है। तो हमने सामान्य सा एग्जाम्पल से ये समझा कि डिस्टल क्या है। डिस्टल फार फ्रॉम अटैचमेंट, अटैचमेंट से क्या है? दूर है, तो ये डिस्टल कहलाया, डिस्टल यूरेटर कहलाया। और अटैचमेंट के नजदीक है तो ये क्या कहलाया? प्रॉक्सिमल यूरेटर कहलाया। तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉक्सिमल टर्म का यूज हम तब करेंगे जब नियर टू द अटैचमेंट हो, कोई भी स्ट्रक्चर किसी अटैचमेंट से नजदीक हो, और डिस्टल टर्म का यूज तब करेंगे जब कोई स्ट्रक्चर हमारे अटैचमेंट से क्या हो? किसी अटैचमेंट से क्या हो? दूर हो, तो उसके लिए हम डिस्टल टर्म का यूज करेंगे। इसके अलावा एनाटॉमिकल डायरेक्शन में इसके अलावा 2 टर्म मुख्य रूप से और भी यूज की जाती हैं। एक होता है लैटरल और एक होता है मीडियल। लैटरल टर्म का यूज कब करते हैं? जब कोई स्ट्रक्चर हमारे मिड लाइन से दूर है, जब कोई स्ट्रक्चर हमारे किससे है? मिड लाइन से दूर है, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? लैटरल टर्म यूज करते हैं। मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, व्हेन अ बॉडी पार्ट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, व्हेन ए बॉडी पार्ट इज अवे फ्रॉम मिड लाइन। मिड लाइन से क्या है?
दूर है तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, लैटरल टर्म यूज करते हैं। और जब कोई बॉडी पार्ट हमारे किसी बॉडी पार्ट के रिस्पेक्ट में मिड लाइन में है, मिड में है, तो उसके लिए हम मीडियल टर्म का यूज करते हैं। तो व्हेन ए बॉडी पार्ट इज ऑन द मिड ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे कि यहीं पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो ये मेडुला है, किडनी का जो मेडुला है, ये हमारे किडनी के किस पार्ट में है, मिड पार्ट में है। सो इट इज मीडियन पार्ट ऑफ द किडनी। सो मीडियन का यूज कब करते हैं, व्हेन इट इज ऑन द मिड ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि किडनी के या कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर के, जब किसी भी स्ट्रक्चर जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर या जब कोई स्ट्रक्चर किसी ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन के मिड में हो, तो उसके लिए हम मीडियल टर्म का यूज करते हैं। और जब कोई स्ट्रक्चर हमारे मिड पार्ट से अवे हो, दूर हो, तो उसके लिए हम लैटरल टर्म का यूज करते हैं। सो लैटरल इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड मीडियल इज ऑन द मिड ऑफ द स्ट्रक्चर और टुवार्ड्स द मिड लाइन। टुवार्ड्स द मिड लाइन ये भी कह सकते हैं, टुवार्ड्स द, या फिर ऐसे भी समझो टुवार्ड्स मिड लाइन। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मीडियन टर्म का यूज करते हैं। जब कोई स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के मिड लाइन की तरफ हो तो वो उसके लिए मीडियन टर्म का यूज करते हैं। और जब कोई स्ट्रक्चर हमारे मिड लाइन से दूर हो तो उसके लिए हम लैटरल टर्म का यूज करते हैं। जैसे हमारा जो लिम्स है, अपर लिम एंड लोअर लिम, हमारे थोरैक्स के किस डायरेक्शन में है, लैटरल डायरेक्शन में है, यानी मिड लाइन से दूर है तो लैटरल डायरेक्शन में है। तो लैटरल डायरेक्शन के लिए हम मिड लाइन से दूर के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, लैटरल टर्म यूज करते हैं। उसी तरह से अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो स्टर्नम है, हमारे दोनों अपर लिम के रिस्पेक्ट में किस में है, मिड में है, मिड हमारे बॉडी के मिड पार्ट में है, तो वो कि इसके लिए क्या कौन सा टर्म यूज करेंगे, मिड टर्म यूज करेंगे। इसीलिए इनके लिए एक टर्म देगा मीडिया एस्टर्नम। मीडिया मतलब मिड, एस्टर्नम मतलब ये कि जो एस्टर्नम होता है हमारे बॉडी के बीच, बिल्कुल किस में होता है, बीच में होता है। तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, मीडियन टर्म यूज करते हैं। जबकि कोई स्ट्रक्चर जब हमारे बॉडी के रिस्पेक्ट में दूर की ओर हो तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, लैटरल टर्म यूज करते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमने अभी तक, अगर हम एनाटॉमिकल डायरेक्शन में हमने देखें तो हमने अभी तक 8 टर्म का यूज हमने किया है। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म में जो है सो 2 और टर्म यूज की जाती है। एनाटॉमिकल डायरेक्शन में मुख्य रूप से 2 और टर्म का उपयोग किया जाता है। इन दोनों टर्म का उपयोग जो होता है हम बॉडी के लिए अलग अलग ढंग से करते हैं। जैसे कि एक और टर्म है जिसको कहते हैं हम, नौवां टर्म हो जाएगा ये इप्सी लैटरल। और एक टर्म होता है जिसको कहते हैं हम कॉन्ट्रा लैटरल। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो टर्म यूज की जा रही है लैटरल पार्ट के लिए की जा रही है। बॉडी के मिड लाइन से अलग दूर वाले अंगों के लिए उपयोग की जा रही है। मिड लाइन से अवे जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके लिए यूज की जा रही है। लेकिन इप्सिलेटरल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। इप्सिलेटरल का मतलब ये होता है, लेटरल का मतलब ये होता है कि सेम डायरेक्शन रिलेटिव टू अनदर स्ट्रक्चर। मतलब जब कोई स्ट्रक्चर एक ही डायरेक्शन में हो और सेम साइड में दूसरे ऑर्गन के, जब कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के रिलेशन में सेम डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं,
इप्सिलेटरल टर्म यूज करते हैं। और जब कोई ऑर्गन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन रिलेटिव टू अनदर स्ट्रक्चर। सिंपल सा हम अभी समझाएंगे। जैसे कि हमारा दो किडनी है, बिन शेप्ड दो किडनी होता है, दोनों हमारे बॉडी के राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन में अवस्थित होता है। राइट किडनी जो होता है वो हमारे बॉडी के थोड़ा सुपीरियर पार्ट में होता है, जबकि लेफ्ट किडनी जो होता है हमारे बॉडी के थोड़ा सा इंफीरियर होता है। ठीक है, ये दो किडनी है हमारा। तो ये दोनों किडनी जो है दोनों हमारे बॉडी के लेटरल डायरेक्शन में ही है, एक राइट लंबर रीजन में और एक लेफ्ट लंबर रीजन में है। लेकिन ये दोनों किडनी आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन ही क्या है, अपोजिट है। समझ पा रहे हैं? दोनों का डायरेक्शन ही क्या है, अपोजिट है। जब कोई भी ऑर्गन सेम डायरेक्शन में हो, जब कोई दो ऑर्गन सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि हमारा राइट किडनी और हमारा लीवर दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में है और एक राइट लंबर रीजन में है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इप्सिलेटरल है। मतलब कोई दो ऑर्गन जब एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में हो तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, इप्सिलेटरल टर्म का यूज करेंगे। और जब कोई दो ऑर्गन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे हमारा राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट लंबर रीजन में एक लेफ्ट लंबर रीजन में है, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म का यूज करेंगे, कॉन्ट्रालेटरल टर्म। या फिर हमारा लेफ्ट किडनी और लिवर दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है। और हमारा लिवर राइट किडनी और लिवर हमारे एक दूसरे के लिए क्या है, इप्सिलेटरल है। उसी तरह से हमारा लेफ्ट किडनी हमारा स्प्लीन दोनों एक दूसरे के किस डायरेक्शन में, इप्सिलेटरल है। क्योंकि किडनी और हमारा जो लेफ्ट किडनी और हमारा जो स्प्लीन है दोनों हमारे बॉडी के लेफ्ट लेटरल डायरेक्शन में ही पाया जाता है। उसी तरह से हमारा लीवर और हमारा जो राइट किडनी है दोनों के एक दूसरे के राइट डायरेक्शन में, दोनों जो है हमारे बॉडी के राइट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के लिए इप्सिलेटरल हो जाता है। जबकि हमारा लीवर और लेफ्ट किडनी या फिर राइट किडनी स्प्लीन दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो स्ट्रक्चर एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लेटरल डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए हम इप्सिलेटरल टर्म यूज करते हैं। और जब कोई स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के दो डिफरेंट डायरेक्शन में मौजूद हो, एक राइट लेटरल डायरेक्शन में हो, एक लेफ्ट लेटरल डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रालेटरल टर्म का यूज करते हैं। तो ये सामान्य सा हमने आपको नॉर्मल एनाटॉमिकल डायरेक्शन के बारे में समझाया। थैंक यू सो मच।